नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। उत्तर प्रदेश इस समय पिछले 2 दिन से एक मामला बहुत ज़्यादा तूल अखबारों में पकड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज बड़ा भाईभेला मचा रहा है, तरह तरह के स्टेटमेंट योगी सरकार के खिलाफ आ रहे हैं और योगी सरकार को धमकियां दी जा रही हैं, ये कहते हुए कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में मिसयूज ऑफ पावर कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को जो नहीं करना चाहिए या उत्तर प्रदेश सरकार ये नहीं कर सकती माइनॉरिटी के साथ, यानी कि मुसलमानों के साथ। उनका कहना है, जैसे उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार मिसयूज कर रही है, हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे और पता नहीं क्या क्या। हालांकि हम सब जानते हैं कि योगी सरकार अपने आप में एक एक्शन है। योगी जी का नाम केवल बहुत बड़ा है और योगी जी का नाम ही सफिशिएंट है। मामला मैं आपको बताता हूं कि कुछ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में और इस लेवल पर तोड़ी जा रही हैं कि कोई प्रोटेस्ट, कोई भीड़ तंत्र वहां कुछ नहीं कर पा रहा है। मुस्लिमों समाज के लोग वहां उस समय प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार एक्शन में है और वो मस्जिदों को लगातार तोड़ रही है। मामला समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो लीगल एक्शन है या फिर वो मिसयूज ऑफ पावर वाकई में है। मामला है बाराबंकी का। बाराबंकी आप जानते ही होंगे कि जिस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गोरखपुर की तरफ, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के अपने होम टाउन की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले लखनऊ क्रॉस करते ही बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट लखनऊ का एक्सटेंशन भी कहा जाता है और बाराबंकी या लखनऊ जहाँ जब नवाबों की का स्थान हुआ करता था, तो बाराबंकी मुख्य प्लेस हुआ करता था जहाँ मुसलमान रहते थे। आबादी के हिसाब से मुस्लिम मेजॉरिटी स्थान हुआ करता था, लेकिन पार्टीशन के बाद, जब प्रिंसली स्टेट या पार्टीशन के बाद जब यूनाइटेड प्रोविंस के मुसलमानों ने ये तय किया, हकीकत में पाकिस्तान बना था यूनाइटेड प्रोविंस के मुसलमानों के द्वारा या बिहार के मुसलमानों के द्वारा। जब यूनाइटेड प्रोविंस के मुसलमानों ने ये तय किया कि हम पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान बनेगा, तो उत्तर प्रदेश में लीगली मुस्लिम जो पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान में एक पार्टिकुलर लैंड मुसलमानों के लिए दे दी गई, तो फिर उनका जो स्थान अब बचा उस हिंदुस्तान के अंदर, उस पर लीगली कोई राइट नहीं बनता। अगर उनका कोई राइट बनता है तो वो पाकिस्तान की लैंड पे बनता है, क्योंकि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन या उस समय लियाकत अली और नेहरू जी का समझौता हो गया, जिसके तहत मुसलमान हिंदुस्तान में रोक लिए गए और पाकिस्तान में हिंदू रोक दिए गए। पाकिस्तान ने तो सभी स्ट्रक्चर डेमोलिश कर दिए, लेकिन हिंदुस्तान में स्ट्रक्चर डेमोलिश करने के बजाय अपीसमेंट की पॉलिसी शुरू हो गई। मामला बाराबंकी की एक मस्जिद का है। ऐसा क्लेम किया है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कि वो 100 साल पुरानी मस्जिद है बाराबंकी में। और राम सनेही घाट एक तहसील है, राम सनेही घाट तहसील में एसडीएम के दफ्तर के बाहर वो जगह है जहां पर एक बहुत पुरानी मस्जिद बनी हुई थी। योगी सरकार ने उसको रातों रात फोर्स लगवाकर गिरवा दिया, दिन दहाड़े उसको फोर्स लगवाकर गिरवा दिया और वहां प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के ऊपर जो भी एक्शन लिया हो, कुछ ना कुछ एक्शन लिया और वो जगह साफ करके, पूरी साफ करके, क्लीन करके उस जगह का पोजीशन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। अब ये क्लेम कि वो मस्जिद 100 साल पुरानी है, सवाल ये आता है कि मस्जिद 100 साल पुरानी अगर है तो 1947 से पहले की होगी, और अगर मस्जिद 1947 के पहले की है तो उसकी उसकी एग्जिस्टेंस क्या रही, उस पर ओनरशिप का क्लेम कैसे रहा, क्योंकि इस स्थान के सभी लोग पाकिस्तान चले गए थे। बाकी जो कुछ बचे वो ये मान के चलें कि वो किराए की भूमि पर हैं या ऑन द डिस्क्रिशन और प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या उत्तर प्रदेश सरकार है। मामला, लेकिन फिर भी लीगली इस पर एक बैटल चली। मामला क्या है कि एक जगह जो एक्सटेंशन है, जो इंक्रोचमेंट है, एसडीएम का कहना है कि ये इंक्रोचमेंट है सरकारी लैंड का, इसलिए ये मस्जिद इल्लीगल थी। मैं आपको बता दूं, इल्लीगल और अनऑथराइज्ड में फ़र्क होता है।
अनऑथराइज्ड वो होती है जिसके लैंड का यूज़ सरकार के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता। सपोज वो लैंड अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसमें मस्जिद नहीं बना सकते। अगर कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया की प्रॉपर्टी है तो उस पर कोई कॉमर्शियल फैक्ट्रियां नहीं लगाई जा सकती। ये यूज़ ऑफ लैंड होता है। अगर आपने लैंड एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, एज पर द अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट नहीं किया तो वो अनऑथराइज कही जाती है। एक चलन हमारे यहाँ देश में चल गया है कि मुस्लिम समाज हिंदुओं के क्षेत्र में एक मकान खरीदता है, किसी भी दाम पर मकान खरीदता है, पीछे से कई मस्जिदें पैसा इकट्ठा करके उसको देती हैं, उस मकान में धीरे से वो ऊपर के फ्लोर में इबादत करने का स्थान बनाता है और मुसलमानों को बुलाना शुरू कर देता है। उसके बाद उसको मस्जिद डिक्लेयर कर दिया जाता है। मस्जिद क्यों? क्योंकि मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में मैं कैसे भी कोई भी बिहेवियर करूं, मैं वहां पर अगर नमाज पढ़ता हूं तो किसी को क्या दिक्कत है। हालांकि अब कानूनन आपको कोई जगह अगर रिलीजियस प्लेस डिक्लेयर करना है तो आपको सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में ऐसी कोई गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। खैर, वो सब अनऑथराइज्ड का मामला है, लेकिन ये मामला इल्लीगल का है। इल्लीगल का मतलब ये होता है कि जो पोजीशन होल्डर है उसके पास किसी भी प्रकार का कोई राइट नहीं है। वो ज़मीन प्योर सरकारी है और सरकारी ज़मीन पर कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो वो इनक्रोचमेंट कहा जाता है। और इनक्रोचमेंट पर साफ विधियां हैं कि कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी जो कि पब्लिक पर्पस के लिए है, उस प्रॉपर्टी पर अगर कोई भी तरह की मज़ार, मस्जिद, मंदिर, मठ, गुरुद्वारा कुछ भी बनाया गया है तो वो सब डेमोलिश किया जाता है। सरकार अपनी ज़मीन वापस ले लेती है। भले ही किसी ने रेजिडेंशियल पर्पस से उस पर झुग्गी डाल रखी हो, किसी ने घर बना रखा हो, किसी ने बहुत सारे उसका और इस्तेमाल कर रहा हो, कुछ खेतीबाड़ी कर रहा हो, वो सभी ज़मीन, पूरी की पूरी ज़मीन सरकारी ज़मीन कही जाती है और वो इल्लीगल यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है। बाराबंकी की ये मस्जिद जिसको गिराने की चर्चा लगातार चल रही है, ये मस्जिद भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी थी जिस पर एसडीएम ने पहले उनको नोटिस किया। जो पोजीशन होल्डर थे उनको नोटिस करने के बाद उनसे कहा कि आप ये सिद्ध करें कि कि ये प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपकी बनती है। और कैसे बनती है? क्योंकि तहसीलदार का ये कहना है या एसडीएम का ये कहना है कि ये प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी है। उत्तर प्रदेश में एक ड्राइव चल रही है कि सरकारी प्रॉपर्टियां सभी खाली करवाई जा रही हैं, चाहे वो किसी के पोजीशन में हो, किसी पर्पज से पोजीशन में हो। अब ऐसी प्रॉपर्टी पर जो पोजीशन होल्डर था उसने कुछ रेजिडेंशियल एरिया बना रखा था, यानी कि एक बीच में पहले जो जैसा कि जनरली होता है, आपने ध्यान दिया हो कि पहले सरकारी ज़मीन पर एक गुम्मद लगाया जाता है, फिर एक मज़ार बनाई जाती है, फिर मज़ार बनाकर उस पर कुछ अगरबत्तियां लगाई जाती हैं, अगरबत्तियां लगाकर उसका पक्का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, फिर उसके बगल में एक झोपड़ी डाली जाती है, फिर उस पर एक टीन शेड डालेंगे, फिर उसके बगल में एक मस्जिद बना लेंगे और मस्जिद बनाने के साथ साथ उस के बगल में एक रेजिडेंशियल एरिया बना लेंगे जहाँ पर वो रहने लगेंगे। अब सरकार की जिम्मेवारियां बनती हैं कि सरकार ऐसा न करने दे, सरकारी कर्मचारी ऐसा न करने दे। सरकारी कर्मचारी अगर उसको रोकना भी चाहता है तो एक समस्या सरकारी कर्मचारी के पास ये आती है कि सरकार का क्या मूड है, वो कैसा करना चाहती है, वो उस पर क्या एक्शन लेना चाहती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये मस्जिद कभी भी बनी हो, क्लेम ये है 100 वर्ष पुरानी है, लेकिन सरकार ने जब पूछा तो जो वहाँ पर बैठे हुए थे उनके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कब परचेज़ की, उनके पोजीशन में कैसे आई, उनका क्या वहाँ उद्देश्य है, उन्होंने घर कैसे बना लिया, उन्होंने वो मस्जिद कैसे बना ली, वहाँ मज़ार कैसे बना ली, ये बहुत सारे प्रश्न पूछे गए तो उन पर कोई जवाब पार्टीज़ के पास नहीं था। सरकार के नोटिस का जवाब ना होने की वजह से उन्होंने उसको इविक्शन का ऑर्डर कर दिया एसडीएम ने कि इस ज़मीन को खाली करिए, नहीं तो हम उसको गिरा देंगे। पार्टी इस बात को लेकर लखनऊ बेंच में गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और लखनऊ बेंच में जब उन्होंने वो पिटीशन डाली तो लखनऊ बेंच ने उसमें पूरी हियरिंग करने के बाद सिर्फ एक ग्राउंड जो बताया गया कि हमारा 100 साल से इस पर है, लेकिन उसके कोई एविडेंस नहीं थे। कंस्ट्रक्शन की बात कही गई कि ये कंस्ट्रक्शन 100 साल का है, लेकिन पार्टी के पास कोई एविडेंस नहीं है। पार्टी ये कहती कि नहीं, बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है और हम जमाने से यहाँ पर रह रहे हैं। लखनऊ बेंच ने उसको डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने के बाद वो फिर वापस मामला आया और फिर एसडीएम की अदालत में फिर से
ये मामला अभी अप्रैल और मई के बीच का ही है। फिर एसडीएम की अदालत में मई में केस डाला गया कि भाई इसको ना खाली किया जाए। लखनऊ बेंच के डिसमिस करने के बाद एसडीएम ने फिर से उनसे कहा कि आपके पास अगर जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड हमें प्रस्तुत करिए, हम उस रिकॉर्ड को देखने के बाद निर्णय लेंगे। पार्टियों के पास इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसके बाद एसडीएम ने भी उनकी पिटीशन को खारिज किया और आदेश दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कि इस जमीन का इंक्रोचमेंट खाली करवाया जाए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की जो तोड़ो फोड़ो टीम रहती है वो वहाँ गई। उसने पूरी ज़मीन को पोजीशन लेने की बजाय एक अच्छा काम ये किया, क्योंकि पोजीशन जब ले लेते हैं और लोगों को बाहर निकालते हैं तो भावनात्मक रूप से बड़े सारे बवाल होना शुरू हो जाते हैं। लोग कहना शुरू कर देते हैं इसमें हम 20 साल से रहते हैं, इसमें 15 साल से रहते हैं, ये ज़मीन हमारी है और ये ऐसी है, ये वैसी है। इस बात को जब वहाँ रखा गया तो इस बात का कोई प्रूफ उनके पास नहीं था। नतीजा ये निकला कि मामला खराब हो गया और उन्होंने उस जमीन को, उस प्रॉपर्टी को बना बनाया वापस लेने के बजाय उसको ये डिक्लेयर किया कि अबंडेंट प्रॉपर्टी है, सरकारी ज़मीन है, अबंडेंट है, इसको गिराया जाना चाहिए। बुलडोजर लगाकर उस ज़मीन को गिराया गया और 1-2-3 घंटे में उसको साफ़ कर दिया गया। साफ़ करने के समय पर भी बहुत सारे मुस्लिम जो उस मस्जिद के फेवर में थे, भावनात्मक रूप से कि ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है, इस पर मस्जिद बनी हुई है, लंबे समय से मस्जिद का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, इस बात से वहाँ इकट्ठे थे। लेकिन प्रशासन तो प्रशासन होता है और योगी सरकार तो एक्शन में है, इसलिए वहाँ एक्शन लेते हुए, इन भीड़ को एक्शन लेते हुए भी, उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए उस प्रॉपर्टी को साफ कर दिया गया। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात समझिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड और देश के बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हों या मुसलमानों के ठेकेदार कहे जाने वाले लोग, या मुसलमानों के ठेकेदार कहे जाने वाले हिंदू, या मुसलमान के ठेकेदार कहे जाने वाली पॉलिटिकल पार्टी, या जो भी, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि साहब ये गिराया गया। अब इस बात को सुन्नी वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारे रजिस्टर में ये प्रॉपर्टी एक वक्फ प्रॉपर्टी चढ़ी हुई थी, क्योंकि लंबे समय से मस्जिद बनी हुई है। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टी को अगर अपने रजिस्टर पर रजिस्टर कर लेगा तो क्या वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी, ये एक प्रश्न है। इस पर पीछे मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने, डिस्टिंग्विश एडवोकेट्स ने वक्फ एक्ट का कुछ इंटरप्रिटेशन किया। शायद मैं उनको सुन रहा था, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन कंप्लीट नहीं था। सरकार की इच्छा के बगैर कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। वक्फ बोर्ड केवल अपने पास एक 2 तरह के रजिस्टर होते हैं। वक्फ बोर्ड लगातार सर्वे करते हैं और वक्फ बोर्ड सरकार को क्लेम करते हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाए। जिस समय वक्फ बोर्ड ये क्लेम करता है सरकार को, तो सरकार उस पर एक कमीशन बनाती है। सरकार का एक कमीशन होता है, वो कमीशन उन प्रॉपर्टियों के सारे कागजातों का मुआयना करती है। जैसे आपने देखा होगा मौका मुआयना का कमीशन कोर्ट बिठाता है, वैसी सरकार कमीशन बिठाती है। सरकार का कमीशन अप्रूवल देता है और ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी वाकई में वक्फ की प्रॉपर्टी है, इस पर किसी और का क्लेम नहीं है और ये सरकारी ज़मीन नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर्टी वक्फ को दी जा सकती है। ऐसा वो कमीशन जब रिकमेंडेशन करता है तो फिर ये प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर चढ़ा दी जाती है और सरकारी रिकॉर्ड्स में भी ये प्रॉपर्टी पर वक्फ का नाम चढ़ जाता है। वक्फ बोर्ड के पास अगर कोई प्रॉपर्टी लिखी हुई है, उनके पास कोई लिस्ट है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वो सरकारी रिकॉर्ड में जो म्यूनसिपालिटी का रजिस्टर रहता है या रजिस्ट्रार का ऑफिस रहता है या जो दाखिल खारिज का रजिस्टर रहता है या जो चिन्हित करने के रजिस्टर रहते हैं, उनमें उस प्रॉपर्टी के ओनर का नाम वक्फ के रूप में चढ़ाया जाए या पार्टी के रूप में चढ़ाया जाए, उस पर चढ़ाना ज़रूरी होता है। केवल वक्फ उस पर क्लेम कर सकता है। उस क्लेम का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की है। अब ये डिपेंड करता है सरकारों पर कि सरकार ने कमीशन जो अपॉइंट किया वो कमीशन किस प्रकार का है।
उस पर कमीशन जब अपॉइंट होता है तो वो तहसीलदार की रिपोर्ट लगाता है, उत्तर प्रदेश में कानून गो की रिपोर्ट लगाता है, या नीचे लेखपाल की रिपोर्ट लगाता है। ऐसी कई लोगों की रिपोर्ट लगने के बाद कि ये प्रॉपर्टी वक्फ के इस्तेमाल में आ रही है और लंबे समय से आ रही है, इस प्रॉपर्टी पर किसी और का क्लेम नहीं है, वक्फ ने इंक्रोचमेंट नहीं कर रखा है, वक्फ ने इस पर कब्जा नहीं कर रखा है और किसी की प्रॉपर्टी नहीं, ये सब समाधान होने के बाद वक्फ को के नाम प्रॉपर्टी चढ़ाने का आदेश तहसीलदार के द्वारा दिया जाता है, तब वो प्रॉपर्टी वक्फ की ओन्ड बाई वक्फ प्रॉपर्टी या मेंटेन्ड बाई वक्फ प्रॉपर्टी कहलाती है। इसलिए ये इंक्रोचमेंट की जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ के नाम नहीं चढ़ाई जा सकती, क्योंकि ये सरकारी प्रॉपर्टी है और सरकार को किसी भी समय 100 नहीं 500 वर्ष तक भी अगर कब्जा रहे तो भी सरकार को किसी भी समय अपनी प्रॉपर्टी खाली करवाने का अधिकार है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने वैसा ही किया। हालांकि इस पूरे प्रकरण में, ये कोई बाराबंकी के मैं अकेले प्रकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे प्रकरण में राज्य में जो अधिकारी वर्ग बैठा है वो भी क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, अलीगढ़ का एक प्रकरण हमारे सामने आया जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो मस्जिदें इल्लीगल बनी हुई हैं उनको गिराया जाए। हालांकि बाराबंकी की एसडीएम का भी यही कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही हमने इसको गिराया है, तो जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन यानी कि सरकारी ज़मीन पर है उसको गिराया जाए, और जो बाकी का बनाया गया 2010 या 11 के बाद अनऑथराइज्ड उसको गिराया जाए, और इल्लीगल कभी का भी हो उसका गिराया जाए। ये सरकारी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हुए ही देश में प्रदेश में बहुत जगह प्रॉपर्टी गिराएंगे। इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बनी हुई मस्जिद को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर गिराया गया। उनका कहना भी था कि मस्जिद बहुत पहले की बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कहा था कि इल्लीगल और इल्लीगल का कोई सरोकार नहीं हो सकता, इल्लीगल को कभी लीगल नहीं किया जा सकता। अलीगढ़ की बात मैं करता हूं तो सर्वे करने का काम प्रॉपर्टियों को कि ये प्रॉपर्टी कौन सी हैं, सर्वे करने का काम भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दे दिया। अब सर्वे करने का काम अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसा मेरे सुनने में आया, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दे देंगे और वो बताएगी सर्वे करके कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी हो सकती है नहीं हो सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो देश की सबसे बड़ी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो देश का साथ देने के बजाय वो जिना की तस्वीरों पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है, तो वो कैसी रिपोर्ट लगाएंगे, ये सोचने की बात है। दूसरी, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हमारे देश में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट हालांकि पास तो किया था नेहरू जी ने, लेकिन एनिमी प्रॉपर्टी पर काम अगर सही से किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 के बाद किया, 2015 में किया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर सरकार ने प्रॉपर्टियां चिन्हित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को कहा। 2017 से पहले उनकी रिपोर्ट लगा दी गई। अब उत्तर प्रदेश में जहां से एक बड़ी आबादी पाकिस्तान गई, उनमें जो उस समय सरकार अखिलेश यादव की थी, तो अखिलेश यादव पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बन तो जाते हैं भावनात्मक रूप से, लेकिन वो मुख्यमंत्री हकीकत में 2 ही 3 4 5 जिलों के रहते हैं। वो जिले कौन से हैं? उनका स्वयं का गृह जनपद इटावा, औरैया, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, फर्रुखाबाद और एटा, कन्नौज। ऐसे ये 5-6 जिले जो हैं छोटे से रूरल एरिया, यहाँ के वो मुख्यमंत्री माने जाते हैं, यहीं की वो राजनीति करते हैं। आज की तारीख में कोविड में अगर वो मुख्यमंत्री होते तो शायद इन 6 जिलों की ही राजनीति कर रहे होते। इन 6 जिलों, मैंने जब वो लिस्ट देखी एनिमी प्रॉपर्टी के सर्वे की, तो इन 6-7 जिलों से एक भी नाम नहीं है एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर, यानी कि इन क्षेत्र से कोई मुस्लिम पाकिस्तान गया ही नहीं। ऐसा अखिलेश सरकार ने 2017 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को दबाव में लगाकर रिपोर्टें लगवा दी गई। तो एनिमी प्रॉपर्टियां सब जगह प्रदेश में खाली की जा रही हैं, लेकिन चूंकि इन जगहों पर वो कोई सर्वे ही नहीं हुआ, और सर्वे हुआ भी तो कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की। जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। फर्रुखाबाद से उनके 3 पीढ़ियाँ, जाकिर हुसैन से लेकर जाकिर हुसैन के बाद उनके सलमान खुर्शीद के पिता, और फिर सलमान खुर्शीद, वो फर्रुखाबाद का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आज़ादी के बाद से। उनका पूरा परिवार
ऐसा लोग कहते हैं। उनका पूरा परिवार, वो कई भाई थे, वो सब पाकिस्तान चला गया था, अकेला यही परिवार फर्रुखाबाद में रुक गया। लेकिन उनके परिवार की जो प्रॉपर्टियां हैं वो प्रॉपर्टियां आज भी एनिमी प्रॉपर्टी की लिस्ट में नहीं है, वो 1 इंच भी एनिमी प्रॉपर्टी की लिस्ट में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार को मुझे लगता है इन सर्वे को दोबारा करवाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में जो मुहाजिर या मुजाहिर कहा जाता है वो 90% उत्तर प्रदेश और बिहार का है। तो उत्तर प्रदेश बिहार वालों ने ही चूंकि पाकिस्तान बनाया था, इसलिए उत्तर प्रदेश मुस्लिम जब वह यहाँ से गया तो वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ छोड़कर गया और वो प्रॉपर्टी उसको वहाँ मिली, वो प्रॉपर्टी भी उसने ले ली और उत्तर प्रदेश में भी वो अपने परिवार के 10 भाइयों 9 भाई वहाँ चले गए, एक भाई को बाकी प्रॉपर्टी देकर चला गया। अब एक भाई उस प्रॉपर्टी पर बैठ गया, इसलिए वो बाकी 9 भाइयों की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी सरकार को दोबारा वापस मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मंदिरों का सर्वे होना चाहिए, जो मंदिर छोड़कर चले गए पाकिस्तान, वो जो मंदिर यहाँ पर बने हुए थे अब वो मुस्लिम एरिया बनते जा रहे हैं, मुसलमान उसमें बैठते जा रहे हैं, तो उन मंदिरों का संरक्षण राज्य सरकार को स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिए। जैसे कानपुर की बात करें तो चमनगंज, बेकनगंज और वो जो एरिया है उसमें ऐसा मानना है कि 100 से ऊपर मंदिर हैं जिन मंदिरों को कब्जा करके मुसलमानों ने रखा हुआ, जो सरकारी प्रॉपर्टी हो सकती है या सरकारी प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टियों को सरकार कैसे कब्जे में लेगी, इसके लिए पुनः सर्वे करवाने की आवश्यकता है और देश के लोगों से, प्रदेश के लोगों से उसका डेटा मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी से ज़्यादा लोकलाइट जानते हैं कि कितने मंदिर कहाँ पर बने हुए हैं। उसका एक पेंडोरम खोला जाना चाहिए, लोग क्लेम करें, उसकी सूचना दें, सूचना के आधार पर सर्वे हो और सर्वे के आधार पर वो ज़मीनें खाली हों। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार को जितनी सूचना होगी, सरकारी कर्मचारी जितना कर रहा होगा, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन ले रही है। लेकिन मेरा मानना है कि सरकारी कर्मचारी कभी भी अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करता और चूंकि वो अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करता, इसलिए अभी भी 90% प्रॉपर्टियां इंक्रोचमेंट या तो मज़ारों की इंक्रोचमेंट में हैं या फिर मस्जिदों की इंक्रोचमेंट में हैं या मठों गुरुद्वारों के इंक्रोचमेंट में हैं। ये प्रॉपर्टियां सभी खाली होनी चाहिए और सरकार के कब्जे में जानी चाहिए ताकि इनका पब्लिक यूज़ हो सके। जो लोग ये क्लेम करने वाले हैं कि उनको हॉस्पिटल चाहिए, इन मस्जिदों में मस्जिदें जो इंक्रोच करके रखी गई हैं, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक टाइप क्लिनिक बनाई जा सकती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए जा सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से एक्शन में है और उसकी अगर थोड़ा सा मेंटली उसको सजेस्ट किया जाए और वो इस पर एक्शन लेना शुरू करे तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।